आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मुकाबला की शुरुआत करें उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की मां की तबीयत की जानकारी आपको दे देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अहमदाबाद में अपनी मां के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा की तबीयत ठीक नहीं है। अहमदाबाद के हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है और आप तस्वीरें देखिए जिस अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको गाड़ी से उतरते हुए नजर आ रही हैं। ये वही अस्पताल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबा इस वक्त एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है। हालांकि हॉस्पिटल की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन में यह साफ किया गया है कि हीराबा की तबीयत अभी स्टेबल है यानी स्थिर है और उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं अस्पताल। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी से उतरकर जहां पर भर्ती हैं उनकी मां उस वार्ड की तरफ गए। हीराबा की तबीयत फिलहाल ठीक है, वो डॉक्टर्स की निगरानी में है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, आपको तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी नजर आ रहे होंगे और डॉक्टर्स के साथ बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर सी बातें कर रहे हैं, अपनी मां की तबीयत का जायजा ले रहे हैं। अपनी मां को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे और फिलहाल अस्पताल में मौजूद हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। लगातार एक एक अपडेट आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। कैसी है हीराबा की तबीयत, इसकी जानकारी लगातार इंडिया टीवी आपको दे रहा है। फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबा की जो तबीयत है वो ठीक है, स्थिर है, स्टेबल है। जो ताजा हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ था उसके मुताबिक ये अपडेट है। लेकिन अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं। पीएम मोदी अपनी मां को देखने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, उनकी तबीयत के बारे में अपडेट लेने के लिए सीधा दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे। उस हॉस्पिटल में पहुंचे जहां पर भर्ती हैं, यूएन मेहता हॉस्पिटल है जहां पर भर्ती हैं हीराबा इस वक्त। उस हॉस्पिटल में उनका काफिला, गाड़ियों का काफिला सीधा हॉस्पिटल के अंदर जाकर रुका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी से उतरते हुए आपको नजर आ रहे होंगे और उन्हें रिसीव किया सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने। चूंकि वो तो बहुत देर पहले ही हॉस्पिटल में पहुंच गए थे, काफी लंबा समय भूपेंद्र पटेल ने अस्पताल में बिताया। हालांकि अब जरूर सीएम अस्पताल से निकल चुके हैं लेकिन पीएम मोदी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, अपने मां के साथ हैं और मां के हालचाल ले रही हैं। मां की तबीयत के बारे में एक एक डिटेल जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हासिल करते हुए। तो मां की तबीयत खराब हुई, दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा अहमदाबाद पहुंच गए, हॉस्पिटल पहुंच गए अपनी मां के पास उनका हालचाल लेने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका एक स्पेशल बॉन्ड है अपनी माताजी के साथ, एक खास लगाव अपनी मां के साथ देखने को मिलता है और समय समय पर उस लगाव की, मां बेटे के उस प्यार की तस्वीरें पूरा भारत देखता है। और आज जब उस मां की तबीयत खराब हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से अहमदाबाद पहुंच गए अपनी मां हीराबा से मिलने के लिए और फिलहाल वो अस्पताल में मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री अस्पताल पहुंचे अपनी गाड़ी से उतरकर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उनके साथ वो फिर हॉस्पिटल के अंदर चले गए उस वार्ड की तरफ जहां पर हीराबा को एडमिट किया गया है। दरअसल कल शाम सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हीराबा को हो रही थी जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल लाया गया। अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया, डॉक्टर्स उनकी निगरानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे ही सूचना मिली वो वैसे ही अपनी मां का हालचाल लेने के लिए, उन्हें देखने के लिए अहमदाबाद पहुंच गए, यूएन मेहता हॉस्पिटल पहुंच गए जहां पर हीराबा को एडमिट किया गया है, जहां पर डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो ताजा अपडेट है इस पूरे मामले पर वो ये है कि डॉक्टर्स के मुताबिक हीराबा की जो तबीयत है वो फिलहाल स्टेबल है। हम सीधा आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी निर्णय कपूर लगातार एक एक जानकारी इस खबर पर आप तक पहुंचा रहे हैं। निर्णय, इस वक्त वो तस्वीरें हम देख रहे हैं जब पीएम अस्पताल परिसर में अपनी गाड़ी से उतरे, सीएम भूपेंद्र पटेल नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हुए फिर वार्ड की तरफ बढ़ गए। अभी अस्पताल के अंदर से क्या जानकारी मिल रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के साथ अंदर हैं।
बिल्कुल, अभी वो अस्पताल में है और जो डॉक्टर्स का पैनल उनकी माताजी का इलाज कर रहा है, उससे उनकी बातचीत भी हुई है। मैं आपको बता दूं, जब वो पहुंचे हैं तब गुजरात के मुख्यमंत्री उन्हें यहाँ हॉस्पिटल में रिसीव करने के लिए मौजूद थे और साथ ही यूएन मेहता हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर आर.के. पटेल, वो भी तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे। इन दोनों ने उन्हें यहाँ पर रिसीव किया और उसके बाद उन्हें वार्ड की तरफ लेकर के गए। करीब 1 घंटा, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है प्राची, जब प्रधानमंत्री हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और लगातार जो उनके भाई यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बात कर रहे हैं और जो डॉक्टर्स का पैनल है जो ट्रीटमेंट दे रहा है उनकी माताजी को, उनसे पूरा खबर अंतर उन्होंने पूछा है। और ये 2 मेजर डेवलपमेंट हुए कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं वो दोनों यहाँ से कुछ देर पहले जा चुके हैं और हमें बताया गया कि मुख्यमंत्री सीधा अपने कार्यालय पर गए हैं और वहाँ उनकी जो आज रूटीन कुछ मीटिंग्स हैं वो उसे अटेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो अपनी माताजी के साथ हैं इस वक्त। जो ये इनफैक्ट अभी कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि जो हेल्थ बुलेटिन आएगा उसी के आधार पे हम कुछ भी कह पाएंगे, लेकिन जिस प्रकार का सामान्य रूटीन जो फॉलो कर रहे हैं जो बड़े नेता हैं, खुद मुख्यमंत्री अपना जो सामान्य रूटीन फॉलो कर रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि परिस्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है और एक तरह से डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार उन्हें उनके पैरामीटर्स जो हैं उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं सब लोग भी यही दुआ कर रहे हैं कि उनकी माताजी जल्दी स्वस्थ होके वापस सकुशल अपने घर लौटें। अभी हमने कुछ जानकारी भी शेयर की है कि जो नरेंद्र मोदी का पैतृक गांव है वडनगर, वहां पर हाटकेश्वर टेम्पल जो है उसमें अभी रुद्राभिषेक भी किया गया है गांव के लोगों द्वारा उनकी माताजी के स्वास्थ्य के जल्द ठीक होने की कामना को लेकर के। तो जगह जगह लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं कि उनकी माताजी का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो और इधर डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार एफर्ट कर रहे हैं। खुद उनका बेटा जो कि देश का प्रधानमंत्री है वो यहाँ पहुँचा है उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने। और इनफैक्ट आपको बता दूं कि अभी कुछ देर पहले इनफैक्ट एक मूवमेंट भी हुआ था कि ऐसा लगा जैसे उनका कॉन्वॉय जो है वो निकल करके जाने वाला है। फिलहाल स्टैंड बाय मोड पे है, हो सकता है कभी भी वो निकल सकते हैं यहाँ से, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर एग्जैक्ट इस वक्त परिस्थिति क्या है। क्योंकि हमने बात करने की कोशिश की 2-3 लोगों से जो अंदर मौजूद थे, उनका ये कहना है कि ऑफिशियली हॉस्पिटल की तरफ से कुछ देर बाद जो जानकारी शेयर की जाएगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। अभी फिलहाल सभी लोग टाइट लिप्ड हैं इसको लेकर। उसकी वजह भी है कि इतना हाई प्रोफाइल पेशेंट है तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल निर्णय, लेकिन इस वक्त सबसे राहत की बात है वो ये कि हीरा बा की जो तबीयत है वो स्थिर है, स्टेबल है। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये तस्वीर अस्पताल के अंदर की भी हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल के अंदर पहुंचे और उनके साथ सीएम भूपेंद्र पटेल और अस्पताल के डायरेक्टर भी मौजूद हैं। और इसके बाद वो सीधा उस वार्ड में पहुंच गए जहां पर हीरा बा को एडमिट किया गया है। डॉक्टर्स से उन्होंने बातचीत की है और अपने भाइयों से भी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इस वक्त भी वो अस्पताल में मौजूद हैं। लगातार इस खबर के एक अपडेट इंडिया टीवी आप तक पहुंचाता रहेगा, एक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हीरा बा की तबीयत कैसी है, क्या नया अपडेट उनकी तबीयत को लेकर आ रहा है, ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल मुकाबला में शुरू करते हैं बड़ी बहस, जिसमें चर्चा आज होगी एक सियासी घमासान पर जो मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद खड़ा हो गया। कांग्रेस इन दिनों धर्म तपस्वी राम और रामायण जैसी लाइन लेकर चल रही है। आप राहुल गांधी का भाषण देखें या फिर पार्टी के बड़े नेताओं को सुनेंगे तो ये साफ हो जाएगा कि महंगाई, बेरोजगारी पर बात करने वाली कांग्रेस धर्म की बात कर रही है। राहुल के नेता उन्हें राम बता रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना राम से की थी, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि भगवान से किसी की तुलना नहीं हो सकती, लेकिन राहुल गांधी उनके दिखाए रास्तों पर चल रहे हैं। आज कांग्रेस के एक और बड़े नेता मणिशंकर अय्यर ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि संघ परिवार के लोग भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि आरएसएस ने भाषा, जाति और धर्म के आधार पर देश को बांट दिया है, लेकिन राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं वो भारत को जोड़ने वाली है। आइए सबसे पहले आपको मणिशंकर अय्यर का वो बयान सुनवा देते हैं, जिसके बाद सलमान खुर्शीद की भी हम बात करेंगे। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भारत को टुकड़े टुकड़े बनाने वाले ये संघ परिवार के लोग हैं और उनका जो बुरा काम है
उसके खिलाफ ये यात्रा चलाई जा रही है। भारत को जोड़ने की आवश्यकता है। हम तो महसूस करते हैं कि टूटा हुआ है भारत, बहुत उसको टूटने का प्रयास हो रहा है और इसके खिलाफ हम सबको लड़ना है। आपको भी लड़ना है, हमें भी लड़ना है और इसका एक मैनिफेस्टेशन ये यात्रा है और यात्रा खत्म होने के बाद हम राजनीति की बात करेंगे। तो आपने सुना मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा और इस तरीके से तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनके ऐसे ही बयान सामने आ रहे हैं जो उसमें लड़ाई नफरत वर्सेस प्यार की नजर आ रही है, मोहब्बत की नजर आ रही है। क्योंकि राहुल गांधी भी कहते हैं कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक, सुबही खान, राजनीतिक विश्लेषक, अंशुल अभिजीत, प्रवक्ता कांग्रेस, कलीमुल हफीज, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष AIMIM, अतीकुर रहमान, इस्लामिक स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने पर। अंशुल जी, आपसे मैं शुरुआत कर रही हूं और सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है इन बयानों के बाद, कैसे लग रहा है आपको कि ये देश जिसकी अखंडता का उदाहरण पूरी दुनिया भर में दिया जाता है, वो देश अब टुकड़े टुकड़े हो रहा है? प्राची जी, अखंडता आई कैसे? तो अखंडता जो कायम की तो वो कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से की ना। कांग्रेस पार्टी जब ये संघर्ष आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, वो उसके सामने थी, उसका सक्रिय योगदान था और जब हमें आज़ादी मिली तो ये अखंडता है, ये संविधान हमें मिला, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये वक्त ऐसा आ गया है और ये भारत जोड़ो यात्रा ये वक्त की एक पुकार है कि ऐसा वक्त आ गया है जहां यहाँ जितनी भी कीमती चीजें हैं, हमारी जमहूरियत, हमारा संविधान, ये मजहबों का एहतराम, ये जो कानून का जो निज़ाम है, ये सब खतरे में है इस वक्त। और भारत जोड़ो यात्रा एक सकारात्मक संदेश लेके आगे आई है, प्यार मोहब्बत की बात कर रही है, ये कह रही है कि मजहबों का एहतराम होना चाहिए, ये जो दूरियां हैं ये करीबियों में इसकी तब्दीली हो जानी चाहिए। हम इसी तरह की बात करते हुए आगे चल रहे हैं। तो ये हमारी मंजिल है, ये हमारा उद्देश्य है कि भारत को जोड़े। इतना ये नहीं कि हम पैदल ही चले जा रहे हैं, पैदल तो ये एक ऐतिहासिक एक यात्रा है, ऐसा कभी हुआ नहीं दुनिया के। अंशुल जी, डायलॉग्स को छोड़ते हैं, डायलॉग्स तो बहुत बड़े बड़े आपके नेताओं की तरफ से आ रहे हैं और आप भी यही बात कर रहे हैं कि भारत को आजाद कांग्रेस ने करवाया, हालांकि तमाम लोगों का योगदान था, पूरे हिंदुस्तानियों का योगदान था। अब इसे आप कांग्रेस के ऊपर सिर्फ रख देंगे तो फिर आप पर सवाल खड़े होंगे। लेकिन आप मुझे प्लीज एग्जाम्पल के साथ समझाइएगा। सर, मैं भी जानना चाहती हूं कि मेरा हिंदुस्तान जिसकी अखंडता का उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है, वो कहां और कैसे टूट रहा है? उदाहरण दीजिएगा अंशुल जी प्लीज। मैं उदाहरण दूंगा। अगर संस्थाएं आपके इख्तियार में, सरकार के इख्तियार में जितनी संस्थाएं हैं वो होती जा रही हैं, अगर कानून का दुरुपयोग हो रहा है, 124 UAPA, अगर NSA का दुरुपयोग हो रहा है, जब नफरत की बातें की जा रही हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं, कहां पर हुआ अंशुल जी? नफरत की बातें कहां पर की गई, पहचाने जाते हैं? और सर अंशुल जी, मैं आपको याद दिला दूं, संस्थाओं का दुरुपयोग हर सरकारों में होता है, ये आरोप लगते हैं। जब आपकी सरकार थी तो CBI को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अरे फिर मैं क्या बताऊं आपको? मैं जब कह रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, तो आप हस्तक्षेप कर रही हैं। मैं कह रहा हूं कि एक ऐसे विवादित बयान, भड़काऊ बयान इस सरकार के नुमाइंदे के, सांसदों के, कोई कहता अपनी छुरी साफ करो, मैं तो नाम भी नहीं देना चाहता ना, तो कोई कहता अपनी छुरी साफ करो, कोई कहता है कि अपने कपड़ों से पहचाने जाते हो, कोई कहता है यहां पर जो शरणार्थी आते हैं वो दीमक है, बंगाल की खाड़ी में उनको डाल देना चाहिए। तो मैं कहां से शुरुआत करूं? आपको सबका एक सूची चाहिए, वो मेरे पास एक बहुत लंबी सूची है। और यहां पर जो बयान देते हैं उनको कहा जाता है वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, और जो सरकार की जो आलोचना करता है, यहां पर आर्थिक स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, आप अच्छी तरह जानते हैं। समाज में तनाव है, ये भी आप जानती हैं। चीन हमारी जमीन पे बैठा है, ये भी आप जानती हैं। यहां मंदी है, मुफलसी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, यहां पर कोई ध्यान नहीं। तो इसकी बात करिए ना अंशुल जी, यही तो मेरा सवाल था और यही मैंने लगातार अपने दर्शकों को भी बताया कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा में ना महंगाई की बात हो रही है, ना बेरोजगारी की बात हो रही है। या तो आप रामायण का जिक्र कर रहे हैं, या तो आप राम और रावण का जिक्र कर रहे हैं, या तो आप ऐसे बयान दे रहे हैं सर जो खुद नफरत के आप प्रतीक कह सकते हैं। आपके बड़े बड़े नेता क्या कह रहे हैं PM मोदी को? ये एक सकारात्मक
भावना से लेके चली हुई ये मुहिम है, आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं किसी की टिप्पणी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इस यात्रा का जो उद्देश्य है, इसका जो मकसद है, इसकी जो मंजिल है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। और ये है, हम बार बार उसी के बारे में कह रहे हैं। इधर जो मंदी फैली हुई है, जो बेरोजगारी है, यहाँ पर जो उद्योग जो ठप बैठे हुए हैं, यहाँ पर मुफलिसी जो व्यापक है, जो गरीबी है, इसकी भी बात हो रही है, और नफरत की तो बात हो ही रही है। अगर लोग और सरकार के नुमाइंदे अगर संसद में बैठे हुए अंशुल जी, दो बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। राहुल गांधी कर रहे हैं ना भारत जोड़ो यात्रा। एक छोटा सा सवाल है मेरा, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। राहुल गांधी दिल्ली से, लाल किले से जब भाषण देते हैं तो कहते हैं कि इस देश में मैं घूमा हूं, इस देश में नफरत नहीं है, ये देश टूटा हुआ नहीं है, इस देश में हिंदू मुसलमान नहीं है। जब ये देश इतना सामान्य है तो काय बात की आप नफरत की बात कर रहे हैं, और किस बात की आप टुकड़े टुकड़े की बात कर रहे हैं? दो चीजें एक साथ सही नहीं हो सकती ना। नहीं, आप समझ नहीं रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक वक्त की पुकार थी कि यहां पर भारत जोड़ो ऐसे अभियान चलाए जाएं। ये कांग्रेस की आदत है, ये इसकी फितरत है कि ऐसे इस तरह के अभियान वो हमेशा चलाती है कि लोगों को एक दूसरे के जुट के रहे, कि एक जो दूरियां हैं वो करीबियों में बदल जाए। ये शुरुआत, ये हमारी परंपरा है, ये हमारा इतिहास है, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, तो हम यही बात कह रहे हैं, हम एक बार एक ये मुहिम चला रहे हैं। तो इसमें प्रेम मुझे शुक्ला समझ जी, नहीं आता इसमें प्रेम शुक्ला जी, अंशुल जी का आरोप यह है और उनकी पार्टी का आरोप यह है कि इस देश में हालात आपने इतने खराब कर दिए हैं कि इन्हें भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ रही है। नफरत के प्रति अब मोहब्बत की दुकान खोलने की जो कोशिश है वो कांग्रेस कर रही है, इसमें आप लोगों को आपत्ति क्या? ये कांग्रेस खुद जो है इस देश को तोड़ने का दुष्कर्म करने वाला एक लोभी दल है। और 1947 में जवाहरलाल नेहरू की सत्ता लोलुपता के कारण भारत टूटा, उसके अलावा तो भारत टूटा नहीं। और उसमें 10 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसमें हिंदू महिलाओं पर बलात्कार हुए, हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार हुए, और जवाहरलाल नेहरू उस अत्याचार, उस निर्दयता को चुपचाप बर्दाश्त करते रहे। उसके बाद लियाकत समझौता करने का कुकर्म भी उन्होंने किया। तो भारत का दूसरा जो भारत का अंग गया वो 38,000 वर्ग किलोमीटर जवाहरलाल नेहरू की कायरता के कारण, उनके चीन प्रेम के कारण चला गया। 4,000 किलोमीटर फिर जो है अक्साई चीन में जवाहरलाल नेहरू की कायरता का दुष्परिणाम है कि उस कायरता के कारण आप एक तरफ हमारी जमीन पर चीन कब्जा कर रहा है, दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू चीन के प्रेम में अंधे होकर उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वीटो पावर दिलाने के लिए पागल हुए पड़े थे। तो जवाहरलाल नेहरू के अपने युग के अलावा भारत की 1 इंच भूमि पर कोई कब्जा कर पाए, यह संभव नहीं है, यह निश्चित है। अब दूसरी बात ये जो बार बार कह रहे हैं, साहब मुझे बताइए, श्रीमान राहुल गांधी निकले भारत जोड़ो यात्रा पर, जॉर्ज पुनैया जो मां भारती का अपमान करता है, उस जॉर्ज पुनैया के चरणों में शरण जाते हैं राहुल गांधी। इससे बड़ी बेशर्मी और भारत तोड़ो मुहिम में सम्मिलित होने का क्या लक्षण चाहेंगे? दूसरा, प्रशांत भूषण से मिलते हैं, वो हाथ में हाथ मिला के, प्रशांत भूषण जो कहते हैं कश्मीर भारत का अंग नहीं है, मेधा पाटेकर के साथ घूमते हैं हाथ में हाथ मिलाकर, जो मेधा पाटेकर भारत के हर विकास योजना के विरोध में जो है वो विदेशी एजेंसियों से चंदा चाल कर भारत के विरोध में काम करती रही है। वो मणिशंकर अय्यर जो आज बयान दे रहे हैं, ये तो पाकिस्तान कुछ दिन पहले गए थे इस्लामाबाद और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ पाकिस्तान की मदद मांग रहे थे, चीन से चंदा ये ले। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, जो अंशुल जी एग्जांपल दे रहे हैं वो आपकी सांसद साहिबा के बोलों को लेकर दे रहे हैं कि आपकी सांसद साहिबा भी तो ऐसे ऐसे बयान दे रही हैं जिसको लेकर सवाल खड़े हो जाएंगे कि भाई ये कौन सा लोकतंत्र है इस देश में। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है प्राची जी। एक सांसद साहिबा अगर अपने घर की किचन की चाकू तीव्र करने की बात कह दें तो भारत टूट जाता है, और 10,000 सिखों का नरसंहार करने के बाद जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी कह दे कि बड़ा पेड़ हिलता है तो गिरता है तो धरती हिलती है, और HKL भगत जैसे, कमलनाथ जैसे, टाइटलर जैसे लोगों को मंत्री बना दे, सज्जन कुमार जैसे लोगों को सांसद बना दे, तो इस तरह के नरपिशाच व्यक्तियों को भी लोगों ने सत्ता में झेला है। लेकिन भारत टूटा नहीं है, नरपिशाचों के नग्न नृत्य के बाद भी भारत टूटा नहीं है। और भारत में कभी भी, भारत को जब कह रहे थे कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तब भी भारत नहीं टूटा जी। भारत को तोड़ने का जितना दुष्कर्म कांग्रेस ने किया, उसके बावजूद भारत प्रांतीय, धार्मिक, सतत जो है सबको एक अपने आंचल में समेटकर
मां भारती विकास के महामार्ग पर चल रही है। यही जो है, जो कांग्रेस के भारत द्रोही है, उनकी पीड़ा है। जो कल तक कह रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला के टहल रहे हैं। राहुल गांधी खुद कांग्रेस को जोड़ने यही उनकी नहीं। प्रेम शुक्ला जी, अगर दूसरे में हमें खामियां नजर आती है तो अपने अंदर भी झांक कर देखना होगा। आपने बहुत कहा कि उन्होंने छुरी तेज करने के लिए कहा था, लेकिन बाद का उनका जो बयान है वो आपत्तिजनक है, और ऐसे बयानों को आप सार्वजनिक मंच से नहीं दे सकते हैं, वो भी तब जब आप सांसद हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये बात कम से कम आप लोगों को समझनी होगी। तैयार हूँ, मैं झांक कर देखने को तैयार हूँ, लेकिन जब नर पिशाच राजीव गांधी की शक्ल देखता हूँ तो सब मुझे शब्दों का। प्रेम शुक्ला जी प्लीज सर, प्लीज देखिए, आप कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिससे दूसरे के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, फिर चर्चा कहीं और चली जाएगी। क्या कहे मुझे सब बताइए ना। फिर वो भी तो रावण और दानव कह रहे हैं ना, फिर वो भी रावण और दानव कह रहे हैं, फिर आपको उस पर आपत्ति हो जाती है। प्रेम शुक्ला जी बताइए ना, 10,000 अर्थव्यवस्था क्या हालत है यहाँ पर, मोदी बिल्कुल बर्बाद कर दिया नोटबंदी ने, उसकी तो बात कीजिए। ठीक है संगीत रागी जी, मैं आ रही हूँ आप दोनों के पास। सर, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। संगीत रागी जी, जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, ये बयान किस तरफ इशारा कर रहे हैं? ये देश टूटा हुआ है, इस देश के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, किस तरीके की राजनीति आप इस देश पे देखने को मिल रही है? देखिए प्राची जी, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे और आने के बाद उन्होंने कहा दिल्ली से कि भारत जुड़ा हुआ है, ऐसा उनको देखने, यानी कि 3000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद उनको भारत जुड़ा हुआ मिला, जिसके बारे में पहले से ही लोग कह रहे थे कि भारत जुड़ा हुआ है। सच तो यह है कि भारत को तोड़ने का पहला काम 1947 में हुआ, ये अखंड भारत टूटा, माँ भारती का एक हिस्सा उससे बिखर गया। दूसरा हिस्सा जो है वो अक्टूबर 1947 के पश्चात जो है, जब कश्मीर का एक हिस्सा जो है वो भारत से छिटक करके चला गया कश्मीर पाकिस्तान के साथ। तीसरा 1962 में भारत टूटा, जब उस समय राहुल गांधी के दादे परदादे जो है वो सत्ता में थे, तब भारत टूटा, जिसमें चाइना 38,000 किलोमीटर जमीन। अब दूसरी बात आती है नफरत की बात। इमरान मसूद जैसे व्यक्ति, जिसको कहते हैं कि वो कहता है कि भाई जो नरेंद्र मोदी को का गला करके लाएगा, मैं उसको करोड़ों रुपए इनाम दूंगा, और उसको आप इलेक्शन इंचार्ज बना देते हैं, उसको आप पद से सुशोभित कर देते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले। आप इंडियन मुस्लिम लीग के साथ पूरी राजनीतिक यात्रा करते हैं, के अंदर इंडियन मुस्लिम लीग के साथ खड़े होते हैं, आप पीएफआई के साथ कर्नाटक में समझौता करते हैं, आप उस मौलाना के साथ इलेक्टोरल गठबंधन करते हैं बंगाल में, जो दहशतगर्दी का पर्याय है, जो एक रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस को हमेशा जो समर्थन देता रहता है। कौन आपकी बात पर विश्वास करेगा? मुझे लगता है कि राहुल गांधी हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। एक बात और जानना है, जब मणिशंकर अय्यर बोलते हैं और सलमान खुर्शीद बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हो गई है। ऑटो इम्यून डिजीज का शिकार मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज में से आपके शरीर की कोशिकाएं ही शरीर पर प्रत्याघात करती हैं और शरीर को मार डालती हैं। जी। कांग्रेस पार्टी के ये बयान जो हैं, चाहे वो सलमान खुर्शीद का बयान हो, श्रीमती सोनिया गांधी ने जहर की खेती और ऐसे ऐसे तमाम, मुझे लगता है कि ये लोग जो हैं स्वयं कांग्रेस को मार रहे हैं। और मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि श्रीमती सोनिया गांधी के सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने में कांग्रेस के बाद एक प्रकार के एक नए कांग्रेस का जन्म हुआ है, जिसमें राजनीतिक विरोध शब्द नहीं रह गया है, राजनीतिक दुश्मनी उसका पर्यायवाची हो गया है। वरना पहले भारत की राजनीति में विरोध था, राजनीतिक विरोध तो था, राजनीतिक घृणा इस तरह की चीजें नहीं थी। वामपंथी लोग घृणा करते थे, और हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में वामपंथियों की राजनीति का मूल केंद्र ही राजनीतिक घृणा था। जो उनके साथ नहीं होता था उनके लिए दुश्मन था। जबकि इसी उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद जो है
दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब कभी ठीक है, फुर्सत नहीं हुआ शब्दावली करते को थे, लेकर कहते थे 1 मिनट 10 सेकंड अपनी बात खत्म कर दूं, शायद आपको परिप्रेक्ष्य मालूम होगा। अब कम से कम अंशुल जी ये तो आप नहीं बताएंगे कि कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। भारत की अखंडता को लेकर चर्चा है, भारत को लेकर चर्चा है, तो सबको बोलने का मौका मिलेगा। अंशुल जी सिर्फ आप ही बोलेंगे ऐसा तो नहीं चल पाएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। लगातार मेरे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। चर्चा मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर की जा रही है। कलीमुल हफीज जी, सवाल इसी बात को लेकर है कि बार बार ये नैरेटिव क्यों फैलाया जा रहा है हिंदुस्तान को लेकर, जिसकी अखंडता का एग्जाम्पल पूरी दुनिया देती है, जिसको लेकर, जिसकी एकता को लेकर चर्चाएं की जाती हैं, उसको लेकर ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्यों? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, आज चर्चा होनी चाहिए थी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर, जो एक सांसद है और सत्ताधारी दल की सांसद है, जो कर्नाटक में जाके ये कहती हैं कि लव जिहाद वालों को आप अपने सब्जी के चाकू तेज कर लीजिए, इनके सर काटने के काम आएगा, इनका मुंह काटने के काम आएगा। आप इस पर चर्चा करती हैं तो देश समझता कि शायद आप सीरियस चर्चा कर रही हैं। आप उस पर चर्चा कर रही हैं जिसमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर ने जब ये कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश, या परवेश वर्मा ने पहले भी इस तरह की बदतमीजी की, और अभी हालिया दिनों में अपने विश्व हिंदू परिषद के बयान में, ये विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में ये बात कही कि इनके हाथ काट डालो, इनका बहिष्कार कर डालो और इनके साथ किसी तरह का आप व्यवसाय ना करो। इसी तरीके से हेमंत विश्व शर्मा जो चीफ मिनिस्टर हैं, और अभी हालिया दिनों में उज्जैन में विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेश शर्मा ने कहा कि इन मियन को हम जिंदा जला डालेंगे, 1 घंटे में जला डालेंगे। यानी तब भी सरकारें कोई काम नहीं कर रही हैं, तो ये देश को बांटने का और जलाने का काम नहीं है तो क्या है? और टीवी इस पे मौन है, सरकारें इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, और आप जैसी इतनी सीनियर जर्नलिस्ट भी इस पे डिबेट नहीं कर रही, डिबेट कर रही है मणिशंकर के उस पर छोटे से बयान। नहीं, कलीमुल जी, ये बयान आपको छोटा सा लग रहा होगा, और रही बात ऐसे बयानों की, मैं क्लियर कर दूं सर, चूंकि बार बार आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। आप सुनिए सर, ऐसे बयानों पर भी लगातार चर्चा होती है और आगे भी चर्चा होती रहेगी, लेकिन अगर इस देश की अखंडता को लेकर आप सवाल करेंगे तो उस पर भी चर्चा करना जरूरी है। वो मुद्दा भी इतना ही जरूरी है जब आप कहेंगे कि इस देश के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, अब साध्वी प्रज्ञा का अगर ये बयान गलत है, इस पर सवाल खड़े होने चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन जब सर तन से जुड़ा के नारे लग रहे थे सर, उस पर तब खामोशी क्यों थी, ये भी बता दीजिए। अरे अब हाँ, मैं बोल रहा हूं आपको। देखिए, जब प्राची जी चुनाव हुआ MP, जब ये कह रहा है कि इनका बहिष्कार करो, इनके हाथ काट डालो, इनके सर काट डालो, तो ये देश को बांटने नहीं है, टुकड़े टुकड़े करने नहीं है, तो और क्या है? अगर मणिशंकर ने भी इसमें कह दिया तो गलत क्या कहा है? ये सरकार को अपनी गृहबान में झांकना चाहिए। देश का गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, कर्नाटक का गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, सारे मंत्री मध्य प्रदेश का गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, तो इन सारे गृह मंत्री को नेताओं ने क्या कहा था? मैं इस बहस में पढ़ूंगी तो चर्चा लंबी चली जाएगी। कलीमुल जी, आपके नेताओं ने क्या कहा था कि पुलिस को हटा लीजिए थोड़ी देर के लिए? आपके नेताओं ने क्या कहा था कि योगी मोदी जब नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा इस देश में? आप प्लीज सर बयानों पर मत जाइएगा। तो आप क्या मतलब इस बात को कह के क्या प्रज्ञा ठाकुर को जायज ठहरा रही हैं आप? प्रज्ञा ठाकुर के बयानों पर आपत्ति है कलीमुल जी, लेकिन चूंकि आप बार बार मुझसे सवाल कर रहे हैं तो उन सवालों की चर्चा होना भी जरूरी है। जो बयान आप लोगों की तरफ से दिए जाते हैं, अगर एक पक्ष गलत है तो गलत दूसरा पक्ष भी है। मैडम, आपके पैनल में ही बैठे हुए, नहीं, आपके पैनल में बैठे हुए एक दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी को नरपिशाच कह रहे हैं और आप सुनती रही। और ये शायद कलीमुल जी आप सुन नहीं पा रहे हैं कि उस बात पर आपत्ति जताई गई थी। यही तो दिक्कत है ना कि आप सिर्फ एक नैरेटिव को सुनना चाहते हैं, जो नैरेटिव आपके कान को अच्छा लगेगा आप सिर्फ उसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे। बात ही तो ये है। सुबीर जी, जिस तरीके की बात अभी कलीमुल जी कह रहे हैं, क्या वाकई में इस देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है और क्या वाकई में देश टूट रहा है? देखिए, आपने आधे घंटे बाद मेरे पास आई है, मेरी बात तो पूरी होनी चाहिए। कलीमुल जी सर, आप मुद्दे पर जवाब देना नहीं चाहते हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मुझे मेरी जिम्मेदारी अगर आप सिखाएंगे तो मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना पड़ेगा। अच्छा मैडम, अच्छा ये बताइए मैडम कि प्रज्ञा ठाकुर जो चुनी हुई MP है, जो कहती है इनके सर काट डालो, ये देश के टुकड़े टुकड़े करना नहीं है क्या? BHP का लीडर
जो ये कहता है मियन को हम 1 घंटे में जला के खाक कर अरे देंगे। तो करीमुल जी, मैंने कब कहा? मैं तो बार बार ये कह रही हूँ कि ये बयान गलत है, ये बयान गलत है। आपने सुना नहीं प्रेम शुक्ला जी से? मेरा सवाल ही यही था कि सांसद साहिबा जब ऐसे बयान देंगे तो क्या असर पड़ेगा समाज पर। जनता पार्टी को कहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप एक तरफा बातों को सुनेंगे तो दिक्कत यहाँ होती है, इस नैरेटिव पर सवाल खड़े होते हैं। अब रुक जाइए सर, सुबोई जी, क्या ये देश वाकई में टूट रहा है? प्राची जी, देश तो वाकई में टूट रहा है, लेकिन आज मैं सेक्युलर भारत और हिंदू राष्ट्र दोनों ही बातों पर कुछ बोलना चाहूंगी। बहुत संजीदा डिबेट है, प्लीज मुझे कुछ सेकंड्स दीजिएगा। आज मैं इंडिया टीवी के माध्यम से ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब हम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, मेरे गुरुदेव माननीय KN गोविंदाचार्य जी ने मुझे समझाया कि हिंदू होने का मतलब क्या होता है। हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों देवी देवता पूजे जाते हैं हमारे देश में। किसी भी देश की भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, भजन, वहाँ की संस्कृति होती है। मैंने ये तिलक लगाया, ये हिंदू होना है। मैं त्रिशूल पहनती हूँ, ये हिंदू होना है। हिंदू होने के लिए मुझे इस्लाम छोड़ने की जरूरत नहीं है। और कोई भी, इवन मुसलमान, अगर हिंदू संस्कृति को समझ के उसको आत्मसात करता है तो वो एक बहुत ही अच्छा भारतीय है। और हिंदू राष्ट्र ऐसे ही नागरिकों के माध्यम से बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति हिंदू राष्ट्र का मतलब नहीं समझता है और उसको संप्रदाय समझ के कोई जहरीली बात कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू राष्ट्र खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आइडियोलॉजी खराब है। उस व्यक्ति को शायद हिंदू की समंजसता और विशालता समझ नहीं आ रही है, या आक्रोश में, आवेश में वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, उसको हम कंडेम करते हैं। लेकिन अब मैं बात करना चाहती हूं सेक्युलर भारत की। आदरणीय राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मानती हूं कि जिसने भी उनको ये सजेशन दिया है, $1 मिलियन एडवाइस है, क्योंकि भारत को आप बिना प्रवास किए समझ ही नहीं सकते। लेकिन अगर वो कहें कि सिर्फ भारत जोड़ना है जी, तो जोड़ के क्या करना है? क्या सिर्फ जुड़ना है? आक्रमण का प्रतिकार नहीं करना है। हमारे देश में एक बहुत बड़े आइडियोलॉग रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। वो कहते थे एकात्मता के एहसास के साथ आक्रमण का प्रतिकार करना है। भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय बनकर आक्रमण का प्रतिकार करना है। आज हमारा देश कितने टुकड़ों में बट रहा है। क्या राहुल गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि सब सही है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल? क्या हम समस्या को ब्रश अंडर द कारपेट कर दें? मुसलमान भाई है, बिल्कुल भाई है, मैं खुद भी मुसलमान हूं, लेकिन क्या हमारे मुसलमान भाइयों को अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी नहीं बनाया जा रहा है? क्या देश को इस्लामिक स्टेट के नाम पर खंड खंड में तोड़ा नहीं जा रहा है? खालिस्तान बनाने के लिए खालसा पंथ के भाइयों को क्या नहीं तोड़ा जा रहा है? क्या पंजाब आग में नहीं झोंका जा चुका है? क्या कश्मीर हाथ से नहीं निकल चुका है? क्या बंगाल नहीं जल रहा है? क्या कटिहार जो बिहार में आता है, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह, सरकारी रिकॉर्ड्स में वहां पे केवल 12 चर्च हैं और एक्चुअली में वहां पे 200 चर्च चल रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट जगह है, वहां की एंट्री और एग्जिट पे जानबूझ के घुसपैठिए बैठा दिए गए हैं। भारत में सिविल वॉर कराने की कोशिश की जा रही है और भारतीयों का कभी अगर भागने की भी कोशिश करेंगे तो भागने की जगह नहीं मिलेगी। हम नहीं कहते कि शरणार्थी खराब हैं, लेकिन जो डेलिबरेटली घुसपैठिए हमारी इंपॉर्टेंट जगहों पे बसाए जा रहे हैं, क्या उनका प्रतिकार ना करें हम? प्राची जी, मुझे एक मिनट प्लीज और दे दीजिए। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कौन कौन सी भारत विरोधी मानसिकताएं भारत के खिलाफ काम कर रही है, जल्दी से कंप्लीट करिए, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। उनके खिलाफ लड़ने का। वामपंथी हैं, उनकी आर्म्ड विंग्स माओवादी, नक्सलवादी, छद्म नारीवादी हैं, अलगाववादी, कट्टरवादी, आतंकवादी संगठन है, बौद्धिक आतंकवादी हैं, अंतरराष्ट्रीय ताकतें हैं, विधर्मी राजनीतिक दल हैं, कन्वर्जन माफिया है, कॉर्पोरेट माफिया है। कैसे हम कहते हैं कि सिर्फ भारत जोड़ना है? एक होना है मेरे भाई, लेकिन एक होकर उस आक्रमण का प्रतिकार भी करना है। ठीक है। अतिकुर रहमान जी, जो बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि आरएसएस या फिर वो सत्तारूढ़ पार्टी पर भी यही आरोप लगाते हैं कि नफरत फैलाने की कोशिश इस समाज में है और ये देश टुकड़े टुकड़े हो रहा है। क्या इस तरीके के बयान ठीक हैं? क्या देश के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक है? प्राची जी, मैं समझ रहा हूं कि जो आईना दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, वही चीज जब हम एंटी-सीएए प्रोटेस्ट कर रहे थे शाहीन बाग और मुंबई बाग में, और हम जब संविधान के प्रियम्बल को लोगों को पढ़कर सुनाते थे, युवा हमसे पूछते थे कि आखिर हमारी मुख्य धारा की पार्टीज, एंटी बीजेपी पार्टीज, ऑपोजिशन इन चीजों को मुद्दा क्यों नहीं बना रहा है। राहुल गांधी ने शायद सोच समझ के ये यात्रा शुरू की, और जो मुद्दा है, मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि जो आरएसएस की कोशिश, अभी नहीं, पिछले 125 साल से आरएसएस की जो कोशिश है भारत को तोड़ने की, उसको जोड़ना,
कांग्रेस ने जो पहले गलतियां की, राहुल गांधी जी अभी जो लाइन मैंने कही थी, एकात्मता का एहसास, आक्रमण का प्रतिकार, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ही कहा है। वो कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे, वो कभी इस्लाम के खिलाफ नहीं थे, लेकिन इस्लाम के नाम पर अगर इस्लामिक स्टेट की वैचारिक अनुकूलता को बढ़ावा दिया जा रहा है तो उसकी मुखालफत हम क्यों ना करें? क्लैरिटी तो दीजिए, क्यों कंफ्यूज करते हैं आप, क्यों कंफ्यूज करते हैं? अगर ये मोनोपोलाइज डिबेट है, बोलिए अतीकुर जी। अगर आप मोनोपोलाइज डिबेट करना चाहती हैं, मोनोपोलाइज नहीं है सर। कोई मेहमान अगर किसी के बारे में कुछ कहना चाह रहा है, आपसे सवाल करना चाह रहा है तो कर सकता है ना। अपनी बात कंप्लीट करिए सुबीर जी, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए, करिए बात। यानी बात कंप्लीट करे बगैर सवाल किए जाएंगे तो मैं सवालों के लिए तैयार हूं। ठीक है अतिकुरी जी, आप अपना जो जवाब आप दे रहे थे प्लीज उसे कंप्लीट करिए, जो आप कह रहे थे कि इस देश में वाकई जरूरत है इसकी चर्चा होने की, बताइए। धन्यवाद। मुद्दा अगर प्राची जी ये है कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी भारतीय, कोई भी भारत का सिटीजन भारत जोड़ने की बात कर रहा है तो उसको एग्जाम्पल दीनदयाल उपाध्याय के ही क्यों दिए जा रहे हैं? और लोगों के भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं दीनदयाल उपाध्याय के साथ साथ। क्यों ये कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी गलत है ये मुद्दा लेकर? क्यों ये कोशिश की जा रही है कि टिट फॉर टैट करना है? जैसे ही प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम लिया गया तुरंत ही सरतन से जुदा का नारा आ गया। जैसे ही राहुल गांधी की बात की गई तो किसी ने कहा कि इन्होंने तो 1984 सिख राइट करा चुके हैं। ये टिट फॉर टैट की राजनीति में इस आग में कब तक के देश उलझेगा? नहीं तो अतिकुर रहमान जी एक बात मुझे बताइए, जो बात मैं अंशुल जी से पूछ रही थी, ये देश में टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, इस देश के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, आप मुझे समझा पाएंगे कि कहां से आपको लग रहा है कि इस देश के टुकड़े टुकड़े हो गए? आप मुझे एग्जाम्पल दे पाएंगे, समझा पाएंगे मुझे? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। जब 370 को लेके पार्लियामेंट में यह कहा गया कि कश्मीर में 370 स्पेशल स्टेटस रहते हुए तरक्की हो ही नहीं पाई, दूसरे दिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने छाप दिया कि अगर कहीं पर सबसे लेस इन्फेंट मोर्टेलिटी है तो वो कश्मीर में है। सबसे ज्यादा अगर वहां की महिलाएं पाई जाती हैं जहां पर कोई ऐसा लक्षण नहीं है जो उनको किसी तरह का मेडिकल प्रॉब्लम हो, वहां पर कश्मीर में सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज पाई गई, सबसे बेस्ट। अरे सर 370 को लेकर थोड़ी ना चर्चा कर रही हूं मैं, 370 हट गई सर इस देश से, इस बात को अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और 370 हटना कितना जरूरी था ये देश जानता है। आप बार बार उसी एग्जाम्पल को लेकर क्यों आ जाते हैं, और उसका क्या मतलब है देश के टुकड़े टुकड़े होने से? अंशुल जी, लेकिन नहीं, आप अंशुल जी चाहेंगी, अंशुल जी सवाल टुकड़े टुकड़े को लेकर है, सवाल उस शब्दावली को लेकर है जिन शब्दों का इस्तेमाल आपके नेता कर रहे हैं। आपको नफरत मिटाना है ना, तो आप प्यार से और मोहब्बत से मिटाएंगे। और इस शो में जो ये भाजपा के जो तर्जुमान हैं, इन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया, वो तो एक उदाहरण ही हो गया ना कि क्या हो रहा है इस देश में और किस तरह के शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। अरे आप बोलने दीजिए ना, आप बीच में मत प्लीज सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा सर। मैंने कभी भी ऐसी बातें नहीं कही। देखिए मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने बिल्कुल जो लफ्जों का नियंत्रण रखा है, लेकिन आप ऐसे बर्दाश्त देखिए इनको प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए, अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए। प्रेम शुक्ला जी रुक जाइए, हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं कम से कम ये तो सोच लीजिए कि वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। एक एक करके बात करिए प्लीज, अपराधी को क्या कहेंगे, एक एक करके बात करिए प्लीज। अंशुल जी पूछिए गुजरात में नरसंहार करने वाले को क्या कहेंगे, नरपिशाच कहेंगे, क्या कहेंगे? एक मिनट रुक जाइए, कालीमूल जी प्लीज, कालीमूल जी प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए। और प्रेम शुक्ला जी प्लीज, मेरा सवाल अंशुल जी को लेकर है, मुझे जानने दीजिए देश कैसे टूट रहा है। अंशुल जी, और प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा। मैंने इनके ऊपर कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि अपने शब्दों पे नियंत्रण रखें, बस इतना ही कहा। देखिए तो अभी बोलते जाएंगे।
प्रेम शुक्ला जी, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं सर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना गलत है सर। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और ये आपकी निजी राय है। इंडिया टीवी और हमारे इस प्रोग्राम का इन शब्दों से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। अंशुल जी, निर्दोष नागरिकों मैं यही तो कह रहा हूँ कि नफरत इस तरह से फैलाई जा रही है कि जो इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल कर रहे हैं उनको न सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, उनको बार बार कहा जा रहा है कि जो मनाए करो। और मैं उदाहरण भी नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे मेरा मन गुस्सा हो जाता है, लेकिन आप सब जानते हैं क्या कि किसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और इसी तरह इस मुल्क के टुकड़े, यही हकीकत है, यही असलियत है कि भाई लाई जा रही है। जो इदारे हैं, जो संस्थाएं हैं, वो सरकार के हाथों में है, कानून का दुरुपयोग हो रहा है। बोलने दीजिए प्रेम शुक्ला जी, बात कंप्लीट करने दीजिए उनको प्लीज, फिर मैं आपके पास आऊंगी सर। ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी। उतना ही समय मुझे भी दीजिएगा। बिल्कुल, आपको पूरा समय मिलेगा, पूरा समय मिलेगा। अंशुल जी बोलिए। मनाए करिए, अरे जो मनाए करिए ना, आपको कौन रोक रहा है? आपको तो कोई नहीं रोक रहा, आपको सलाखों के पीछे थोड़ी डाला जाएगा। यही तो हो रहा है इस मुल्क में। और एक सरकार की जो आलोचना करता है, उसकी जो बुराई करता है, जो असलियत बताता है, जो आईना दिखाता है, उनको सलाखों के पीछे डाला जाता है। तो ये है इस मुल्क की हालत, यही है असलियत। और यहां पर यहां पर नफरत फैलाई जा रही है, ये तो पता ही है। और जो यहां आपस में मजहबों के, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, रहन सहन के नाम पर, सर मेरे पास समय खत्म हो गया है। मैं आप सभी से माफी के साथ शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।